कल से यहाँ पे फंसा हुआ हूँ, तकरीबन कोई 12 साढ़े 12 बजे के तकरीबन मैं मरी से अयूबिया से निकला हूँ यहाँ तक, बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुंचा हूँ। इंतजामिया की इतनी नाइली है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। ये मामला हुआ कि भाई लोगों की जानें चली गई, यहाँ 30+ के लोग यहाँ मर गए हैं। इंतजामिया कहाँ है? यहाँ 25,000 टोटल गाड़ी की एक कैपेसिटी है कि जो मरी की एंटर होती है, तो आपने 1 लाख गाड़ी एंटर कर दी, वो बेचारी कहाँ जाएगी? ऐसी मरेगी ना रोड पे आके। और फिर ये मामला कि आज सुबह जो है वो इंतजामिया आके जो पापड़ के वो जूस के डब्बे हमें दे रहे हैं कि भाई आप ये खाएं, ये रात को कहाँ थे भाई, जब यहाँ लोग भूख से मर रहे थे, लोग सर्दी से मर गए हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, मरी साने पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कौमी असेंबली में जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। उन्होंने साना मरी की मुजरिमाना गफलत करार दिया और साना मरी पे हुकूमत को कौमी असेंबली में इस हवाले से शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा है। मरी में बर्फबारी हुई या मौत हुई, 23 अफराद रात भर गाड़ियों में बैठे बैठे ही लुकमा अजल बन गए। किसी ने घर वालों को मैसेज किया, किसी ने मुकामी होटल वालों की मिन्नत समाजत की, तो किसी ने मुकामी इंतजामिया को पुकारा, मगर कहीं पे 22 घंटे और कहीं पे 36 घंटे बाद ही इंतजामिया पहुंची, मगर जब पहुंची तो बहुत देर हो चुकी थी। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर अवाम ने ऐसे वक्त में हुकूमत, मुकामी इंतजामिया, कुदरती आफात से निपटने के कौमी इदारे जो NDMA से जाना जाता है, उस समेत ऐसे तमाम होटल मालकान को कड़ी तंकीद का निशाना बनाया जिन्होंने सूरत हाल का इस्तेसाल किया और एक रात के लिए फी कमरा 20 से 70,000 रुपए किराया भी लिया। जंजीरों और दीगर आलात रखने वाले लालची लोगों ने बर्फ में फंसी कारों को धक्का लगाने के लिए भी 5 से 20,000 रुपए वसूल किए। मरी और गलियात में शदीद बर्फबारी की पेशगोई के बावजूद इंतजामिया ने जुम्मे तक कोई पेशगी इक़दामात नहीं किए थे। हुकूमती वज़ीर बराए इत्तलात नशरियात फवाद चौधरी ने इस पर भी ट्वीट करके क्रेडिट लेने की कोशिश की कि लाखों गाड़ियां मरी में दाखिल हो गई हैं, तो ये पाकिस्तान में बड़ी माशी खुशहाली की अलामत है। इस ट्वीट पर आज नेशनल असेंबली में शहबाज शरीफ ने फवाद चौधरी पर तनकीद की। जनाब स्पीकर, एक ऑनरेबल मिनिस्टर कहते हैं कि वाह वाह क्या शानदार इकोनॉमी चल रही है, हजारों लाखों लोग जा रहे हैं, मरी एंजॉय कर रहे हैं, गाड़ियों में जा रहे हैं और इकोनॉमी बड़ी जबरदस्त चल रही है। और देखिए वहां पर होटलों में जगह नहीं मिल रही, महंगे खाने, महंगे होटल। ये एक ऑनरेबल मिनिस्टर ने ये बाकायदा ये बयान जारी किया और फिर जब ये हादसा हुआ तो वो कहते जनाब स्पीकर नीरो बांसुरी बजा रहा था। एक नीरो इस्लामाबाद में सोया हुआ था और दूसरा नीरो पंजाब में इंतजामी अमूर की आड़ में बल्दियाती इलेक्शन में धांधली करने में मसरूफ था। इंतजामिया के लिए बहुत बड़े सवाल उठ खड़े हुए हैं। बर वक्त बर्फ उठाने वाली मशीनों को मुतहर्रिक क्यों नहीं किया गया और मदद के लिए अपील करते हुए लोगों को रेस्क्यू उस वक्त क्यों नहीं किया जा सका। दूसरी तरफ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मरी में 2018 से लेकर अब तक मुतअद्दिद सरकारी अफसरान के तबादले देखने में आए और कहा जाता है कि बद इंतजामी की शायद ये एक बहुत बड़ी वजह थी। इस हवाले से हमने गुफ्तगू करने के लिए दावत दी है डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी मोहम्मद अली साहब को। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और आज टीवी के नुमाइंदे जो मरी से ताल्लुक रखते हैं हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज के अंदर। अब्दुल हमीद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले डिप्टी कमिश्नर साहब आपकी तरफ आऊंगी, ये बताइए कि वहां पे जो बर्फ उठाने वाली मशीनें थी वो कहाँ गईं? वो बताया जा रहा है हमें कि कुछ खराब थी, मगर 22 से 36 घंटे लोग बैठे रहे अपनी गाड़ी में, वहां पे वो मशीनें नहीं भेजी गईं कि जी बर्फ उठाई जाए और रास्ता क्लियर किया जाए? जी देखिए, जब ये स्टॉर्म शुरू हुआ है तो उसमें गाड़ियां 2-2, 3-3 फुट तक, कहीं इससे भी ज्यादा बर्फ पड़ी, उसमें मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गई थी। अगर गाड़ियां पार्क हुई हुई हैं तो वो जो बर्फ हटाने वाली मशीन है, जाहिर है उसमें भी उसी सड़क पे ही ट्रेवल करके जाना है, तो वो मूवमेंट हर जगह पे उस तरीके से मुमकिन नहीं रही थी बिकॉज ऑफ जो ब्लिज़र्ड एक आया था और वो टाइमली उस जगह हर पॉइंट को हम उस तरीके से कोशिश कर रहे थे क्लियर करने की, तो मूवमेंट जो थी हमारे रिलीफ वर्कर्स की भी, हमारी मशीनरी की भी रिस्ट्रिक्टेड हो गई थी। अच्छा, अब्दुल हमीद साहब, आपने बात सुनी डिप्टी कमिश्नर साहब की, उन्होंने कहा कि जो हमारी मशीनों की मूवमेंट थी वो रिस्ट्रिक्टेड हो गई चूंकि बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई।
मामूल की बर्फबारी थी, अगर आप उस तरीके से देखें कि पिछले साल भी इतनी हुई थी, तो पिछले साल तो ये वाकयात शुक्र है अल्लाह के नहीं हुए, इस बार क्यों इतना बड़ा हादसा हो गया? जी बिल्कुल, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह आपने भी बताया कि ये कोई गैर मामूली बर्फबारी नहीं थी, मामूल के मुताबिक थी बर्फबारी, और महकमा मौसमियात ने भी पहले पेशन गोई की थी और सारे इदारों को हाई अलर्ट भी जारी किया गया था। ये हुआ इस तरह है कि जुमे के शाम जब 4 बजे के करीब बर्फबारी शुरू हुई है, और ये जो वाकया यहाँ जो पेश आया ये यूबिया की तरफ से वापस लोग आ रहे थे मरी की तरफ, तो ये कुलडन्ना और जो बाड़ियां का एरिया है ये तकरीबन 8 किलोमीटर का एरिया बनता है, तो ये तकरीबन 5 किलोमीटर का जो एरिया है ये टोटल जंगल पे मुहित था, और ये जंगल में जब पहली गाड़ी बर्फबारी की वजह से स्टॉप हुई तो उसके पीछे कतारें लगनी शुरू हो गई। दूसरी तरफ हमने लम्हा बलम्हा वहां से एक पल रिपोर्ट भी किया, लोगों से पूछा, तो बात यह है कि सबसे पहले अगर बात की जाए तो मिस मैनेजमेंट जरूर थी, क्योंकि इससे पहले जब स्नोफॉल हुआ करती थी तो पहले जो खुसूसन महकमा हाईवे है, महकमा हाईवे के जितनी भी मशीनरी है मुख्तलिफ मकामात पे खड़ी की जाती थी। मसलन एक पॉइंट सिनी बैंक में बनता था, एक कुलडन्ने में बनता था, एक जीका गली में। इस बार नहीं थी, तो इस बार नहीं थी। अच्छा ठीक है, डिप्टी कमिश्नर साहब आपने उनकी बात सुन ली, हमारे नुमाइंदे की, वो कह रहे हैं कि जी मुख्तलिफ मुकामात पर ये मशीनरी खड़ी हुई जाती थी, अब उन्होंने देखा कि ये मशीनरी खड़ी नहीं हुई थी। और एक और बुनियादी सवाल, जो मरी हिल स्टेशन है वहां पे गुंजाइश सिर्फ 4000 गाड़ियों की है, मगर आपने जो अपनी इब्तदाई रिपोर्ट इस वक्त चीफ मिनिस्टर को सबमिट की है उसके अंदर आपने 1,62,000 गाड़ियों को दाखिल होने दिया। ये मुजरिमाना गफलत नहीं है? देखिए 1,62,000 का जो फिगर कोट कर रही हैं ये एक हफ्ते के दौरान का फिगर है। एक दिन में 1,62,000 गाड़ी मुमकिन नहीं है कि मरीज अच्छा, दाखिल हो। तो फिर एक दिन में कितनी गाड़ियां आपने दाखिल होने दी? जी ऑन एवरेज अगर आप इसको देखें तो तकरीबन 30,000 के करीब गाड़ियां बनती हैं, और चूंकि स्नो थी, अब लोगों को स्नो के लिए हम मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि रूटीन में यहाँ पर लोग स्नो देखने के लिए आते हैं। तो अगर हमारे पास 3-3,500 की पार्किंग की स्पेस है तो हम सिर्फ उतने लोगों को आने दें, फिर जाहिर है ये एक टूरिज्म के हवाले से भी जो लोग यहाँ देखने के लिए आना चाहते हैं। मगर जो सवाल उठता है वो ये है कि देखिए जहां पे अमेरिका में भी अगर स्टॉर्म वार्निंग हो, बर्फ की वार्निंग दी जाती है बाकायदा तौर पे, हुकाम जो है देते हैं, लोगों को कहते हैं आप अपने घरों के अंदर रहें, हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम रोड्स को, सड़कों को खुला रख सकें। तो जब मेट डिपार्टमेंट ने एक वार्निंग दी थी और आपको एक सर्कुलर भी दिया गया था सारी हुकूमती इदारों को, तो आपने क्यों नहीं उस सर्कुलर के ऊपर अमल दरामद किया? देखिए हम तो 26 दिसंबर से मुसलसल जो है ट्रैवल एडवाइजरी इशू कर रहे थे, पुलिस से महकमे की तरफ से भी एडवाइजरी इशू की जा रही थी, और जब ये मैं जिसको स्नो स्टॉर्म कह रहा हूँ या ब्लिज़र्ड कह रहा हूँ, ये जैसा कि अभी आपके नुमाइंदे भी बता रहे हैं कि जुमे वाले दिन 4 बजे ये बर्फबारी स्टार्ट हुई, हमने 6 बजे एंट्री बैन कर दी। तो अगर हम उस वक्त टाइमली रिस्पॉन्ड ना करते और ये हम इसको दिक्कत पड़त में रहते तो ये इसमें मैं आपको बताया तकरीबन 55,000 के करीब ऐसी गाड़ियां थी जो अगले 24 घंटे के अंदर दाखिल हो सकती थी। हमने उनका दाखिला पर वक्त आप क्यों नहीं पहुंच सके? ये लोग 22 घंटे 36 घंटे गाड़ियों में कैसे बैठे रहे? देखिए मैं और सीपीओ रावलपिंडी दोनों उसी शाम यहाँ मरी पहुंच गए थे, हम लोग खुद मॉनिटर करते रहे। सवाल ये है कि उनको रेस्क्यू करने के लिए कोई नहीं पहुंचा ना डीसी साहब? जी देखिए 40,000 लोगों को हमने सेफली रेस्क्यू किया, जो लोग मरी में मौजूद थे उनको अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने ये जो हमारी एक्सप्रेस वे है, ओल्ड मरी रोड है, 16 दरख्त गिरने के बाद एक दरख्त को क्लियर करने पे कई घंटे लगती हैं, और स्नो के दौरान हमने वो सारे दरख्त एक ही रात में क्लियर करवाए। 30 पोल्स थे जो कि गिरे, ठीक है, उन पोल्स को हटाना ये एक रात में आप भी इस चीज का अंदाजा लगा सकती हैं। तो इंतजामी तौर पर जो हमारे पास रिसोर्सेज थे अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने पूरी कोशिश की कि जिस हद तक हम डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं। रिसोर्सेज कम थे आपके पास इतने बड़े सानिए से निपटने के लिए? जी ये एक अनयूजुअल यहाँ पर स्नोफॉल थी, और यहाँ जो हिस्ट्री यहाँ लोग बताते हैं तो ये डेकेड्स के बाद इस किस्म का एक स्नो का स्टॉर्म देखने में आया। हर साल बर्फबारी होती है, मगर ये कि 16 दरख्त एक रात में कभी नहीं गिरे, 30 पोल नहीं गिरे, इलेक्ट्रिसिटी की आउटेज इस तरीके से नहीं हुई। ऑलराइट, अब बिजली की क्या सूरत हाल है, पानी की क्या सूरत हाल है?
अभी भी 70% जो हमारे इलाके अंधेरे में डूबे हुए हैं, अभी तक पूरी तरह बिजली जो है वो बहाल नहीं हो सकी। जबकि जब बिजली बंद हो जाती है तो आपको पता है बर्फबारी के बाद रात को जब मौसम साफ होता है तो पानी भी जमना शुरू हो जाता है, तो पानी की भी इस वक्त प्रॉब्लम है। ना बिजली है ना पानी है, ना गैस बिजली है। है, गैस भी बाज मकामात पे जो है वो गैस की कमी के भी शिकायत वसूल हो रही हैं जी। और जो आपने इन्होंने जो बात की, डीसी साहब ने, आपने इनकी बात सुनी, आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? जब ये अचानक बर्फबारी शुरू हुई है, खुसूसी तौर पे इस रोड की जो बात कर रहे हैं जहां ये वाकया पेश आया है, तो इस रोड पे ये हुआ है कि 4 बजे के बाद आपने देखा है, मैंने भी रिपोर्टिंग वहां मौके से की है, लोगों से भी पूछा है, 4 बजे के बाद इस रोड पे किसी किस्म की कोई मशीनरी इंटर ही नहीं हुई। और कुलडने से इस रोड को, फिर मैं आपको ये मनीजा एक बात बताना चाहूंगा, डीसी साहब भी इसको नोट कर लें, हमारा जितनी भी जिला इंतजामिया हो या मरी की इंतजामिया हो, तो लो टॉपा से लेकर कश्मीर पॉइंट तक जो VVIP इलाका कहलाता है, ये मरी को सिर्फ उसी इलाके को मरी समझा जाता है और उसी पर सारा कंट्रोल इनका उसी पर होता है। जो मुज़फ़्फ़रात के इलाके होते हैं उन पे कभी भी ध्यान नहीं जाता इनका, और कभी भी वहां पे जो है वो इस मौके पे ऐसा काम नहीं शुरू किया जाता। और आपने ये भी बताया कि रद्दोबदल होता रहा है मुकामी इंतजामिया के अंदर, तो बहुत तेजी से रद्दोबदल होता रहा है जिसकी वजह से शायद गफलत हुई। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अभी ये मौजूदा असिस्टेंट कमिश्नर मरी उमर मकबूल, इनको 2 महीने हुए, इन्होंने चार्ज संभाला है, लेकिन मैं एक बात ये कहूंगा कि हालांकि नौजवान आदमी उनकी एफर्ट हमने देखी है, वो रात गए तक वहां पर मौके पे मौजूद रहे हैं, लेकिन जो पंजाब जो ये हाईवे की मशीनरी है, वहां जो SDO तैनात हैं वो गुज़िश्ता 1 साल से वहां पे तैनात हैं, लेकिन उनकी मशीनरी, कल भी मैंने आपको रिपोर्ट की है, आज भी फुटेज मैंने भेजी है, वहां आधी से ज्यादा मशीनरी आज भी जो है वो हाईवे के दफ्तर के सामने खराब खड़ी है। डिप्टी कमिश्नर साहब, जो ये बात कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल हमीद साहब, ये कहते हैं कि जी आपकी मशीनरी आधी खराब पड़ी हुई है। पहले भी तो आप मुख्तलिफ मुकामी लोग उधर मशीनरी बुलाते थे, आप कहते हैं कि जी वहां पे पोल्स गिरे हुए थे, वहां पे पहुंचना मुश्किल था, तो पहले से होना चाहिए था। और जो खराब पड़ी है, क्यों खराब पड़ी है? क्या आपको नहीं मालूम था कि इस दौरान बर्फ होती है, भारी बर्फ होती है? देखिए, इसकी तो फर्स्ट मीटिंग हमने 8 नवंबर को प्रेपरेटरी मीटिंग एज पर SOPs हम करते हैं और उसमें हर चीज रिकॉर्ड का हिस्सा है। अगर ऐसी कोई चीज थी तो जो हमारे मुतलका एक्सीएन है उनको चाहिए था कि वो हमारे एरिया में लाते, उन्होंने ऐसी कोई चीज हमें इन्फॉर्म नहीं की। बाकी अब्दुल हमीद साहब ने जो बात की कुलडना से लेके बाड़ियां तक, जिस रोड पे ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया जो पेश आया, उस हवाले से मेरे 2 ऑफिसर्स, असिस्टेंट कमिश्नर और हमारे DSP ट्रैफिक, चूंकि वहाँ एक्सेस का इशू था, सारी रात उस सड़क पे चक्कर लगा के 1 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक वहाँ रहे। इन्होंने एक गाड़ी को नॉक किया। वहाँ चूंकि गाड़ियां बहुत ज्यादा तादाद, 23 लोग जो हैं वो अपनी जान की बाजी हार गए। बड़ा अफसोस, बड़ी अफसोस की बात है। मगर इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि उसी रोड पे अगले दिन हमने 60 फैमिलीज को वहां से गाड़ियों में से इवैक्यूएट कराया। तो लोगों को भी थोड़ा सा इस हवाले से इस चीज का एहसास करना चाहिए कि उसी रोड पे, उसी जगह पे अगर हम नेक्स्ट डे उनको रात को जाके 1-1:30 बजे के करीब हमने उनको गाड़ियों से करीब जो घर थे या एक दो वहां पर जगह थी वहां हमने शिफ्ट किया, अगर हम ना करते तो खुदा ना खास्ता ये आप कह रहे हैं कि अगर हम हरकत में ना आते तो इससे भी बड़ा सानिया हो सकता था। बहुत बहुत शुक्रिया डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी मोहम्मद अली साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल हमीद साहब। तो नाजरीन, इस हवाले से जो वो बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर लोकल इंतजामिया हरकत में ना आती तो इससे भी बड़ा सानिया हो सकता था। मगर अफसोस की बात है कि 23 लोग जो हैं वो अपनी जान की बाजी हार गए। जो हमारी जान है उसका जो एक तरीके से उसको प्रोटेक्ट करने की जो जिम्मेदारी है वो रियासत की होती है। रियासत को ये कह देना कि हम हरकत में आए, अगर हरकत में ना होते तो इससे भी बड़ा सानिया हो जाता, तो ये भी अफसोस की बात है। नाजरीन, इधर एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद देखते हैं कि इसका जो एक सियासी इफेक्ट हुआ है, सियासी रिएक्शन हुआ है, वो क्या हुआ है कौमी असेंबली में आज, वो उस पर हम नजर डालेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। सानिया मरी के बाद वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मरी को अलग जिला बनाने का ऐलान किया है और जाँ बहक होने वाले अफराद के लवाकिन को 1,76,00,000 रुपए की इमदाद देने के अहकामात जारी किए हैं। कौमी असेंबली में न सिर्फ कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी सानिया मरी पर बरहमी का इजहार किया।
जब वजीर आजम के घर से 2 घंटा बाहर इतना बड़ा हादसा होता है तो वजीर आजम खुद अपना जो सोशल मीडिया मैसेज है उसमें लिखता है कि उनको वेदर का पता करना चाहिए था, या बिकॉज दे डिडंट चेक द वेदर, उनको इस मुश्किल का नहीं पता था। ये मेरा ख्याल में पूरा ऑपोजिशन का मुतालबा होगा कि इस इंसिडेंट पे जुडिशियल इंक्वायरी किया जाए ताकि जो जिम्मेदार थे उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। अब नाज़रीन, ऑपोजिशन तो एक तरफ हुकूमत के इत्तेहादी भी सानिया मरी पर तनकीद करते पाए और MQM की रुकन कौमी असम्बली किश्वर ज़ेरा ने इस हवाले से करारदाद भी जमा करवाई, जिसके बाद सानिया मरी को ईवान में ज़ेर बहस लाया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने भी मरी में गफलत बरतने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए जाँ बहक होने वाले के लवाकिन के साथ इजहार अफसोस किया और मकामी इंतजामिया की कोताही को जिम्मेदार करार दिया। इस वक्त हमारे साथ हैं तहरीक इंसाफ के लाल चंद मली, जो कौमी असम्बली की कमेटी बराए लॉ एंड जस्टिस के मेंबर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नून लीग के राना मकबूल अहमद साहब उनके साथ तशरीफ रखते हैं, सेनेट की कमेटी बराए कैंट सेक्रेटेरिएट के चेयरपर्सन हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन करें सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर, जो सेनेट की कमेटी बराए लॉ एंड जस्टिस के मेंबर हैं, और हमें ज्वाइन किया है उसामा कादरी ने, जो MQM को इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सबसे पहले उसामा कादरी साहब, आपसे सवाल इसलिए चूंकि आज आपकी पार्टी ने मोशन मूव किया है मरी सानिया के ऊपर, ये तो काम ज्यादातर ऑपोजिशन का होता है, क्या आपने क्यों जरूरी समझा कि इसके ऊपर आप मोशन जो है वो हुकूमत के खिलाफ मूव करें? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये हमने अपना ये मोशन जो है वो इस हवाले से किया कि एक बहुत बड़ा सानेहा था, कि ये ऐसा एक सानेहा था कि जिसमें पूरे पाकिस्तान के लोगों की निगाहें जो है, जो मरी एक हमारा सियाहती मकाम है, उस हवाले से था। और एक दिन पहले वफाकी हुकूमत के एक वजीर का बयान आया कि जी वहां पर जो है 1 लाख गाड़ियां पहुंच गई हैं और इस तरह से हम इसको अपने टूरिज्म को जो है प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि वहां पर जो है वो, अगर हम पाकिस्तान जैसे मुल्क को, अगर हम जो है उसकी कंडीशन को ना समझ सके और उसके लिए वो इंतजामात ना कर सके, तो मैं समझता हूँ कि ये बदकिस्मती है। ये पाकिस्तान एक ऐसा जो है वो नहीं सर, उसामा साहब आप ये कह रहे हैं कि ये जो मौजूदा हुकूमत है उनकी गफलत की वजह से, उनकी नास समझ सके वो सिचुएशन को, इस वजह से हालात इधर तक पहुंचे, 23 लोग जो हैं वो जान की बाजी हार गए। देखिए, ये बात तो सबको माननी पड़ेगी कि मौजूदा हुकूमत जो है वो किसी भी अच्छाई की और किसी भी बुराई की 100% जिम्मेदार होती है। तो ये इसमें तो दो राय है ही नहीं। लेकिन मैं उसके साथ साथ एक चीज ये कहूंगा कि अगर ये सब चीजें होना थी और ये सब चीजें चल रही थी और आपने वहां पर इंतजामात क्या किए, आज जो है असेंबली में सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए अगर अपोजिशन और हुकूमती अरकान एक दूसरे को लान तान कर रहे थे और आइंदा आने वाले मुस्तकबिल की बातें कर रहे थे जी, तो मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं है। वहां पर जो है उस सानेहे में 23 लोगों की जानें गई हैं। ठीक है, 23 लोगों ने कुर्बानी दी है। और वो अगर सिर्फ ये कहा जाए कि एक बर्फबारी के तूफान की वजह से, तो ऐसा नहीं है। गफलत सूबाई हुकूमत की भी है, गफलत वफाकी हुकूमत की भी है, और वहां की इंतजामिया, उसका जो किरदार होना चाहिए था उसने उसमें कितना फाल किरदार अदा किया। इस इस्लामाबाद से मरी जो है वो डेढ़ घंटे की उसामा साहब, आई गेट योर पॉइंट। मुस्तफा नवाज साहब, सेनेटर साहब, आपने भी उसामा साहब की बात सुनी। अब ये जो मोशन है, ये ऑपोजिशन ने मूव नहीं किया है, ये इत्तेहादियों ने मूव किया है। आप सियासत को किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं कि अगर इत्तेहादी भी एक मोशन मूव करते हैं, एक सानिया होता है और वो कहते हैं कि गफलत सूबाई हुकूमत की भी है, वफाकी हुकूमत की भी है? देखिए, जाहिर बात है, जो इलेक्शंस करीब आते जाएंगे, तमाम सियासी जमातें अपने आप को पोजीशन करती जाएंगी। और अब अगले साल बार तौर इलेक्शंस अगर वक्त पे मुकर्ररा वक्त पे हुए तो होने तो है, टाइम बहुत कम रह गया है। और जो हुकूमत की हलीफ जमातें हैं, उन सब की यही ख्वाहिश होगी कि वो अवाम की नजरों में
PTI سے دور جاتی نظر آئے. ان کے ساتھ جو ان کا ایک تعلق ہے جو 3.5-4 سال جو حکومت میں وہ رہے, اس میں اب ان کا بیگیج اٹھانے کے لیے لگتا یہ ہے کہ PTI کا کوئی تیار نہیں ہے. ابھی منی بجٹ کے حوالے سے اپوزیشن جماعتوں کی ریزرویشن تو ہے ہی ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے اپنے حلیف جماعتوں کی بھی حکومت کی ریزرویشنز ہیں. جو صاحب ابھی پروگرام میں موجود ہیں ان کے کالیگ ہیں, میں ان کے ساتھ کسی ایک TV پروگرام میں تھا, اور بڑے شد و مت سے انہوں نے MQM کی طرف سے اپنی ریزرویشنز کا اظہار کیا. پھر اسی اگر سانحہ مری پہ آپ دیکھ لیں تو چودھری مونس الہی صاحب جو کہ اتحادی ہیں, مسلم لیگ کاف سے تعلق ہے, انہوں نے بھی بڑے ایک سخت ٹویٹ کی, اور انہوں نے اس جانب توجہ دلائی کہ کیا یہ مری میں پہلی دفعہ برف پڑی ہے کہ جو اس طرح کے وہاں پر سانحہ ہو گیا. انہوں نے بھی جو حکومت کی غفلت تھی, جس حکومت کا وہ حصہ ہے, اس کو اجاگر کیا. تو الٹیمیٹلی تو یہی لگتا ہے کہ جو ان کے حلیف ہے وہ ان سے اب دور جانا شروع ہو چکے ہیں, وہ اپنی پوزیشننگ کر رہے ہیں, اور پبلک میں میرا نہیں خیال کہ وہ PTI کا بیگیج اٹھا کر اس کے ساتھ ہو جائیں گے. لال چند ملی صاحب, جس طرح کہ آپ نے MQM کی بھی بات سنی, MQM کے جو رہنما ہیں آئے ہوئے ہیں ہماری شو کے اوپر, MNA ہیں, جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی صوبائی حکومت کی بھی غفلت تھی, فیڈرل گورنمنٹ کی بھی غفلت تھی. اب بریک سے پہلے ہم نے مقامی حکومت سے بھی بات کی, انہوں نے کہا اور یہ بات واضح ہو گئی کہ جو برف اٹھانے والی مشینیں تھیں وہ حرکت میں نہیں آ سکی. تو ہم کیا سمجھیں؟ اور دوسری طرف سے آپ نے مقامی حکومتوں کی یہ جو ہے اتنا رد و بدل کیا ہے. اسسٹنٹ کمشنر آپ نے ایک رپورٹ کے مطابق voicepk.net کی 2018 سے لے کے اب تک آپ نے 5 سے 6 اسسٹنٹ کمشنر جو ہیں وہ بدلے ہیں. جب اتنی تیزی سے رد و بدل ہوتا ہے تو کسی کو وہاں کے حالات سے اچھی طریقے سے وہ واقف نہیں ہو سکتے. جی شکریہ منزی. سب سے پہلے تو میں جو اس واقعے میں اس سانحے میں شہید ہوئے ہیں ان سے اظہار تعزیت بھی کرتا ہوں, اظہار ہمدردی بھی کرتا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں ہے, بہت بڑا سانحہ ہوا ہے, اس میں لوگوں کی ہلاکت ہوئی ہے, معصوم لوگ ہیں, بے گناہ لوگ ہیں, گھومنے گئے تھے, نہیں ہونا چاہیے تھا. اب سوال یہ ہے, سانحات ہوتے ہیں, آج آپ پڑھیں گی تو اخبارات میں تو نیو یارک میں بھی ایک آگ لگی, اس میں 20 لوگ ہلاک ہو گئے, 10 اس میں بچے تھے. لیکن جب ایک سانحہ ہو جائے تو اس میں 2 چیزیں دیکھی جاتی ہیں. اب یہ دیکھ رہی ہے یہ موجودہ حکومت کہ اس سانحے کو روکا جا سکتا تھا, یہ ہلاکتیں روکی جا سکتی تھی یا نہیں. اس وجہ سے ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے جو 1 ہفتے میں اس کی انکوائری رپورٹ مکمل کر کے سبمٹ کرے گی, اور اس کی روشنی میں جوڈیشل کمشن بنائے. اس کی روشنی میں دیکھیں, یہ تو ان کی ڈیمانڈ ہے, انڈر ڈسکشن ہے قومی اسمبلی میں, کچھ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. اس میں دیکھیں نا, یہ اتنا بڑا سانحہ ہے, اس میں پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ نہیں ہونا چاہیے. میں نہیں چاہتا کہ ہم یہاں سے لے کے اور ماڈل ٹاؤن تک چلے جائیں نا. یہ اس پہ ہمدردی کا ایک پہلو ہے, ہمیں ان خاندانوں سے ہمدردی کرنا چاہیے. اور حکومت نے ایک کمیٹی بنا دی ہے, اس کی روشنی میں آپ دیکھیں گی, آپ کو ایکشن نظر آئے گا. یہ اس کا ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر ایک سانحہ ہو گیا تو حکومت کا ریسپانس کیا تھا. اس سانحہ ہونے کے بعد فوراً آپ نے دیکھا کہ اس میں جو کیلکولیٹڈ ہے 1,65,000 گاڑیاں 2 سے 3 دن میں مری کی طرف گئی, یعنی کہ 4 سے 5 لاکھ لوگ ایک اندازے کے مطابق. وہ کہہ رہے تھے, میری جو بات ان سے مقامی لوگوں سے ہوئی اور مقامی حکومت سے ہوئی تو انہوں نے کہا 30,000 گاڑیاں جو تھیں اس دن گئی تھیں, جبکہ کیپیسٹی 4,000 گاڑیوں کی تھی. مگر وہ سب تو مری نہیں جا رہے تھے نا, کچھ مظفر آباد بھی جا رہے تھے, کوئی اور جگہ بھی جا رہے تھے. نہیں, وہ ان کی جو ٹول پلازاز کی جو رپورٹس ہیں جہاں سے پرچیاں کٹتی ہیں, وہ میں نے کہا 30 سے 4 دن میں, اس دن میں یہ موومنٹ صاحب نے راولپنڈی نے ہمیں جو یہ موومنٹ اس طرف ہوئی, وہ اس دن کی موومنٹ ہوگی 30,000, کیونکہ وہاں پہ نہیں تھی کیپیسٹی. لیکن جو انکوائری ہوگی اس کی روشنی میں دیکھا جائے گا, اور جو ذمہواران ہوں گے ان کے خلاف اقدامات ہوں گے. اور فیوچر میں ان اقدامات کو روکنے کے لیے بھی اس حکومت نے کچھ اہم فیصلے کیے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ مری کو ڈسٹرکٹ کا اسٹیٹس دیا جا رہا ہے, مری کو پارکنگ پلازا بنانے. دیکھیں نا, یہ 2-3 سال میں یہ سارا مسئلہ نہیں ہوا. یہ یقینی یہ تو الزام ہم پہ آ سکتا ہے, یہ ہم پہ الزام آ سکتا ہے کہ ہم نے لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا کہ جی کیا. دیکھیں نا, اگر باہر سے اگر آپ لوگ لاتے ہیں, جو ہماری مقامی لوگوں سے بات ہوئی ہے, جب باہر سے آپ لوگ لاتے ہیں اور ان کو نہیں معلوم ہوتا کہ اس سڑک کے اوپر کتنی برف باری ہوگی, جو وہاں کے لوگ ہوتے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اتنی جلدی یہ رد و بدل کرتے ہیں, بتا رہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا اسسٹنٹ کمشنر 6 سے 5 ہو گئے. پھر انہوں نے اور بھی بتایا کہ جی اس کے علاوہ بھی آپ لوگ تیزی سے جو ہے بدلتے رہے ہیں جو باقی انتظامیہ ہے, جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ اپنے پاؤں جما ہی نہیں پاتی اور پھر سے
जी मैं आपसे एग्री करता हूँ कि इतने क्विक ट्रांसफर्स नहीं होने चाहिए, लेकिन उनकी कोई ना कोई वजूहत होती है जिसकी बिना पे होते हैं. आई डोंट हैव द फिगर्स एंड रीजंस बिहाइंड, लेकिन ये स्पेशल ये जो इंसिडेंट हुआ, मैं कहता हूँ ये रेन फॉल नहीं था, रेन स्टॉर्म था, जिसकी वजह से पोल्स गिरे, दरख्त गिरे, मशीनरी मूव नहीं हो सके. वार्निंग भी दी थी. और वहाँ पे जो देखे ना, ये सिर्फ एक मौजूदा हुकूमत पे यकीनी तौर पे, वो जैसे ओसामा भाई ने कहा कि हुकूमत जिम्मेदार होती है यकीनी तौर पे, लेकिन ये एक कॉन्सिक्यूटिव उसका एक सीक्वेंस है. बट अब होगा क्या इस क्वेश्चन. सेनेटर राना मकबूल साहब, इन्होंने जो कमेटी बनाई है, क्या आप इसको कबूल करेंगे? क्या ऑपोजिशन इसको कबूल करेगी? क्योंकि ये कह रहे हैं कि जी हमने तो कमेटी बना दी, आप कह रहे हैं जुडिशल कमीशन बनाए. देखें जी, पहले मैं आपसे इजाजत लेके, यू हैव रियली राइट इन द बिगनिंग प्रेस द रॉ नर्व. आपने कहा कि जल्दी जल्दी ये जो म्यूजिकल चेयर्स हैं, ये जो फिलोसफी एडमिनिस्ट्रेशन की, उसमें सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर इज अ फंडामेंटल इशू. जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर इंश्योर नहीं करती अपने एग्जीक्यूटिव्स का, वो प्रोडक्टिव एग्जीक्यूटिव नहीं रह सकती. इसीलिए इसको मैंडेटरी किया गया है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर को. तो आप अगर आप कहती हैं कि 5 या 6 असिस्टेंट कमीशन ट्रांसफर हो गए, तो जब किसी का पाँव नहीं लगेगा, एवरीबॉडी इज केप्ट फ्लोटिंग, तो प्रोडक्टिव कैसे होगा? ये सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि वो असर्ट नहीं कर सकते. अब आपने बात की है कि उसका प्रोब और उसकी इंक्वायरी, वो अपोजिशन का लेजिटिमेट डिमांड है, क्योंकि वो जुडिशल कमीशन से आपका मुराद ये है कि जो सिटिंग जजेस हैं वो इसकी तहकीकात. हाँ बिल्कुल, सिटिंग जजेस करें. बिल्कुल करें. मगर माजी में आपने एक तरीके से नो कॉन्फिडेंस शो किया है. नहीं, मैं आपको अर्ज करूं, सब एक जैसे नहीं. अच्छा. इसी हिरार्की में कर्नीलियस भी थे, इसी हिरार्की में अमरकियानी भी थे, इसी हिरार्की में अजमल मियां भी थे, इसी हिरार्की में वो जो हमूद रहमान भी थे. ऐसे नहीं है, बड़े बड़े लोग हैं इसमें अभी भी. दुराब पटेल साहब भी थे. दुराब पटेल, रुस्तम सिद्वा, और वो राणा भगवान दास, जो हमारी बिरादरी के, ये बात नहीं है. इनसे उसामा कादरी साहब से भी पूछ लेते हैं. उसामा कादरी साहब, क्या आप भी ऑपोजिशन के साथ इत्तेफाक करते हैं कि जी एक जुडिशल कमीशन होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज ये बता दूं कि ये एक बहुत बड़ा सालिहा है. इस पर जो है पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए. दूसरी चीज ये है कि अगर जुडिशियल इंक्वायरी होगी तो उससे यकीनन ये वो चीजें सामने आ सकती हैं कि क्या उसका जो है अवामिल क्या थे, कि किसकी नाअहली है, किसकी नालायकी है, कि किसने कहां पर जो है वो अपने फराइज की बजाआवरी में उसने जो है कोताही बरती है. देखिए, ये कोई सानिहा ऐसा नहीं है कि इसको हम ये कहें कि ये 2-3 घंटे के अंदर अंदर कोई अचानक कोई हादसा हुआ और हो गया. ये तकरीबन जो है 24 घंटे के अंदर अंदर ये चीज चलती रही है. उस वक्त वो इंतजामिया कहाँ थी कि जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी होती है कि वो जो है वो उन सयाहों के आने के रास्तों पर मौजूद होती. अच्छा उसामा साहब, एक बात बताएं. जिस तरह मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने कहा कि अब इत्तेहादी जो हैं इस हुकूमत की जो भी नाअहली है उसका बैगेज लेके आगे नहीं बढ़ना चाहते. अब मिनी बजट भी आ रहा है, इन्फ्लेशन बताई जा रही है, हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ हम जा रहे हैं. क्या आप कह सकते हैं कि आने वाले 2 सालों के अंदर आप हुकूमत के बेंचेस पे ही बैठेंगे? देखिए, मैं पहले ये मुस्तफा भाई मेरे भाई हैं, 1-2 प्रोग्रामों में हम एक साथ भी रहे हैं, लेकिन मैं इस बारे में बिल्कुल खुलकर एक चीज बता दूं कि देखिए, कोई भी किसी का बैगेज नहीं उठाता. अच्छा. मैं उतनी ही जिम्मेदारी कबूल करूंगा इस हुकूमत में रहते हुए जितनी मेरी कैपेसिटी है और जितनी मेरी वहां पर हुकूमत के साथ रिलेशन है. उसका तो जिम्मेदार मैं हूं और मैं उसको कबूल भी करता हूं. लेकिन उसको इस बात से नहीं करना कि आने वाले इलेक्शन के लिए शायद मैं ये कुछ कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है. मैं जो है जो हालात, यानी सर जरा साफ अगर मैं सवाल आपसे करूं और साफ जवाब मिल जाए तो क्या ही बात है कि क्या 2 साल तक आप पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत के साथ जो है इत्तेहादी बन के रहेंगे? ये फैसला आपने किया है? देखिए, मैं तो 2 दिन की बात भी नहीं कर सकता.
اچھا. لیکن گزشتہ ادوار میں ہم نے جو ہے تین باریوں میں جو ہے مسلم لیگ نواز کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت قریب سے دیکھا ہے. لیکن آج کی صورتحال میں اگر میں ایماندارانہ بات کہوں تو پھر میں یہ بات کہنے میں حق بجاری ہوں کہ اس وقت ملکی معاشی صورتحال ایسی ہے کہ کوئی اگر فرشتے کو بھی لا کر بٹھا دیا جائے تو وہ جو ہے اس ملک کے معاشی معاملات اور جو اس وقت اس کی سراؤنڈنگ میں جو پولیٹیکل سیناریو چل رہا ہے اس کو سنبھالنا بہت بہت کمال کی بات ہوگی. لیکن اگر جو ہے اس فائنینس بل کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو میں آپ کو بالکل برملا ایک چیز بتا دوں, سب کو پتا ہے جو اس وقت اسمبلی میں بیٹھے ہیں اور ماہر معاشیات ہیں, ان کو ایک چیز پتا ہے کہ پاکستان اس وقت کس کرائسس سے گزر رہا ہے. سر آپ کیا کریں گے؟ میرا تو سوال یہ ہے, یہ باتیں تو سب کو پتا ہے کہ ہم اس کرائسس سے گزر رہے ہیں, کیا آپ حکومتی بینچز کے ساتھ بیٹھے رہیں گے کہ نہیں, از دا کوسچن. دیکھیے, اگر یہ ملک کی مفادات کے لیے کام کرتی رہے گی اور اگر ہم اتحادی ہوتے ہوئے بھی ان کی ہر بات کو منوان آنکھ بند کر کے تسلیم نہیں کرتے. آج بھی میں آپ کو بتاؤں کہ فائنینس بل کے اوپر ہم نے اپنی امینڈمنٹ جو ڈالی ہیں وہ 11 ہم نے ڈالی ہے. اچھا کہ بھائی ان کے اوپر جو ہے آپ کو سوچنا پڑے گا, یہ ملک کے عوام کے حقوق کے مفاد کے خلاف. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی سپورٹ جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ بس سپورٹ آپ کی ہے تو ہے, آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کی مفاد کے لیے نہیں ہے تو آپ سپورٹ نہیں کریں گے, از دیٹ اٹ؟ نہیں بالکل, اس بات بالکل اس بات میں دو رائے نہیں ہے. اس کے اوپر دو رائے نہیں ہے. یہ وضاحت کرنا چاہ رہا تھا جی, میں یہ وضاحت کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر آج ہم نے اس میں امینڈمنٹ ڈالی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے ہر چیز کو منوان تسلیم نہیں کرنا چاہتے, بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک کی معیشت بھی کھڑی ہو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ صرف وہ ٹیکس پیئر جو ہمیشہ سے جو ہے پاکستان کی معیشت میں اپنا کردار ادا کرتے رہے, اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیے حکومت کے پاس مسائل ہیں. بہت شکریہ اسامہ قادری صاحب, آپ کا پوائنٹ آف ویو بڑی کلیئرلی جو ہے آپ نے بیان کر دیا, اور آپ نے کہا ہے کہ منومن جو بھی فیصلے ہیں ہم ان کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں. اس حوالے سے اگر ملک کے فائدے میں ہوگا تبھی ساتھ کھڑے ہوں گے. ناظرین, اہم سٹیٹمنٹ دی ہے ایم کیو ایم کے MNA نے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ایم کیو ایم کے اسامہ قادری نے بریک سے پہلے یہ کہا کہ ہم حکومت کے اتحادی تو ہیں, مگر اگر ملک کے مفاد میں کوئی چیز نہیں ہوگی تو ہم اس کے اوپر سٹینڈ لیں گے. اور یہ جو منی بجٹ آیا ہے اس کے اندر ہم نے اپنی بھی امینڈمنٹ جو ہے پرپوز کی ہیں. سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو اکثر ایم کیو ایم جو ہے وہ باہر آ کے بیٹھ جاتی تھی اور پھر آپ لوگ جاتے تھے, مناتے تھے, پھر واپس لاتے تھے. تو اب یہ جو 2 سال ہیں, آپ نے بھی کہا کہ وہ بیگیج لے جانے کے لیے تیار نہیں ہے, مگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ اپنے 2 سال پورے کر لے گی؟ دیکھیے, یہ تو اب جس طریقے سے جا رہے ہیں, جو انکمپٹنس کی ہائٹ ہے, جو فائنینشیل کرائسس ہے, جو مس گورننس ہے, ان ساری چیزوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو اس حکومت کا چلتا رہنا بھی ملک کے لیے نقصان دہ ہے. لیکن جو بیساکھیاں انہیں فراہم کی گئی ہیں, جن بیساکھیوں کی بنیاد پر حکومت چل رہی ہے, جن پریشرز کی وجہ سے ان کے اتحادی ان کو نہیں چھوڑ رہے, جن فون کالز کی وجہ سے وہ ان کو ووٹ دینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں, بلکہ جن فون کالز پہ ہمارے بھی اگر ہم نے نو کانفیڈنس موو کیا ہو تو ہمارے ممبر بھی غائب ہو جاتے ہیں. تو اگر وہ سپورٹ ان سے ہٹ جائے تو پھر تو یہ حکومت سروائیو قطن نہیں کر سکے گی, کیونکہ اس وقت عام عوام کے اندر بھی بڑے شدید اضطراب ہے. لوکل گورنمنٹ الیکشنز انہوں نے کرائے, اس کے اندر جو رزلٹ آیا وہ آپ کے سامنے ہے. اب جہاں پر باقی انہوں نے الیکشنز کرانے ہیں, ان کو کینڈیڈیٹس نہیں مل رہے. تو عوام کی جہاں تک تعلق ہے تو وہ تو بالکل ہی اس وقت چاہتے ہیں کہ اس حکومت سے جان چھوٹے, ایک رسپانسبل ایک گورننس کرتی ہوئی حکومت نظر آئے. آج تک جس طرح ابھی آپ مری کا واقعہ اٹھا لیجئے, کبھی ہم نے تاریخ میں نہیں سنا آج تک کہ اس سے پہلے بھی برف پڑتی رہی ہے کہ ایسا واقعہ ہوا ہو. لیکن ہوا, گزرا, ڈھول پیٹتے رہے, خوشیاں مناتے رہے کہ جی دیکھیں یہ تو ملک میں کتنی خوشحالی ہے, اتنے لوگ صحت کے لیے جا رہے ہیں. اور یہ چیک بھی نہیں کیا, یہ بادر بھی نہیں کیا چیک کرنے کے لیے کہ جو میٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کی کیا وارننگز ہیں, وہاں پہ کرائسس بن سکتا ہے.
آپ اسسٹنٹ کمشنرز کی بات کر رہی تھیں تھوڑی دیر پہلے. جی اسسٹنٹ کمشنرز کو تو آپ چھوڑیے, پنجاب کے غالباً اس وقت 6 IGs تبدیل ہو چکے ہیں. چیف سیکرٹریز آپ دیکھیں کتنے تبدیل ہو چکے ہیں. پھر اس کے بعد آپ اگر وفاق میں دیکھیں تو کوئی 4 یا 5 چیئرمین FBR تبدیل ہو چکے ہیں, کوئی 5-6 وزیر جو سیکرٹری خزانہ ہے, یعنی ٹھہراؤ نہیں ہے, ٹھہراؤ نہیں ہے, جس کی وجہ سے مس گورننس ہوتی ہے. جی یہی سوال میں رکھ لیتی ہوں, چونکہ دیکھیں لوکل باڈی الیکشنز کی بھی بات ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں ایک انٹرویو ہوا خورشید عباسی جو کہ 2001 سے 2005 تک تحصیل افسران کے عہدے کی مدت یہ تھے, ناظم تھے تو مری کے, تو انہوں نے یہ کہا, لال چند ملی صاحب, انہوں نے کہا کہ اگر مقامی حکومتیں موجود ہوتی تو شاید اس سانحے کو رونما ہونے سے روکا جا سکتا تھا. آپ جب آئے پنجاب کے اندر تو آپ نے سسپینڈ کر دیے لوکل گورنمنٹس, آپ نے ایڈمنسٹریٹر بٹھا دیے. آپ نہیں سمجھتے, چونکہ آپ تو خود کہتے رہے کہ جی ہم ڈیوالو کرنا چاہتے ہیں پاور, اگر آپ کر دیتے, وہاں پہ لوکل گورنمنٹس ہوتی, ان کو پتا ہوتا یہاں پہ برف زیادہ پڑنی ہے, وہاں پہ برف زیادہ پڑنی ہے, شاید یہ سانحہ ہوتا ہی نہ. دیکھیں لوکل گورنمنٹس جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک آئینی ذمہ داری ہے, اور جو فائنینشیل اینڈ ایڈمنسٹریٹو پاورز جو ہے وہ ڈیوالو ہونا چاہیے ٹورڈز دا لوکل گورنمنٹس. اور اسی سلسلے میں آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں KPK میں الیکشنز ہو رہے ہیں, پنجاب میں انشاءاللہ جلدی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں, اور ایک انتہائی جو پاورفل قسم کا لوکل گورنمنٹ سسٹم ہم لائیں گے. اسامہ بھائی نے جو بات کی, یقینی طور پہ اسامہ MQM ہماری ایک الائی ہے, نہ صرف ہمارے الائیز اپنا اوپینین رکھتے ہیں لیکن ہمارے ممبران بھی اپنا اوپینین رکھتے ہیں, اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی بیوٹی ہے. عمران خان نے ایک ہمیں یہ حوصلہ دیا ہے کہ ہم اپنی بات کر سکیں, اور کرتے ہیں اور سنی جاتی ہے. بلکہ جو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بات کر رہے ہیں, یہ بیسیکلی بات کر رہے ہیں جو آج کل اپوزیشن میں مایوسی پھیلی ہوئی ہے, کیونکہ یہ پہلے سب نے پہلے انہوں نے بینک آن کیا تھا کہ سیم پیج نہیں رہا, مختلف ادارے جو ہیں ایک دوسرے کے مخالفت میں آ گئے ہیں. ہم تو ڈے 1 سے سیم پیج پہ تھے, تو پھر ایکسٹینشن کے حوالے سے کوئی واضح رائے کیوں نہیں رکھتے آپ؟ سیم پیج پہ تھے, سیم پیج پہ ہیں, ان سے ان کو مایوسی ہوئی ہے. پھر یہ جو ڈھونڈ رہے تھے وہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا فارن فنڈنگ کیس, اس میں بھی ان کو بہت بڑی مایوسی ہو گئی ہے. نہیں ابھی کیا یہ مایوسی کیا ہے, آج وہ تو چل رہا ہے, وہ چلنے دینا. آج بھی آپ نے اچھا, مگر مجھے ایک سوال کا جواب دینا, اب جو چیف آف آرمی اسٹاف کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہے اس کے اوپر آپ واضح رائے پھر کیوں نہیں رکھتے؟ اگر ایک ہی پیج پہ ہیں تو دیکھیں بعد میں کیوں فیصلہ کریں؟ پرائم منسٹر ایک واضح اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں, دس از ناٹ دا ٹائم ٹو ڈسکس دا ایشو. آل رائٹ, یہ وہ ٹائم نہیں ہے, یہ اس وقت ایک سال پڑا ہے, نومبر میں اس کو فیصلہ کرنا ہے, اور ماضی میں بھی جو فیصلہ ہوئے اندر ٹائم ہوئے. آپ نے دیکھا اپوزیشن بھی ہمارے ساتھ فیصلہ کیا جائے تو پھر وائی ویٹ فار سو مینی منتھس؟ اصول ہے تو پھر وہ آج بھی ہے اور کل بھی ہے اور پرسوں بھی ہے. دیکھیں یہ معاملات انتہائی حساس نوعیت کے ہوتے ہیں, اور اسی طرح سے وہ فیصلے کیے جاتے. یہ نہیں ہوتا ایک سال پہلے ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے اور پارٹی اسپوکس پرسنز جو ہیں آرمی چیف کا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی ریجنل صورتحال ہوتی ہے, آپ کی انٹرنیشنل صورتحال ہوتی ہے, یقینی طور پہ میرٹ پہ ہی ہوگا فیصلہ. عمران خان میرٹ پہ یقین رکھتے ہیں. ایک انسان سے تو آپ منسلک نہیں کر سکتے نا, ایک ادارے سے کریں گے. ہم نے کب کہا کہ ہم کر رہے ہیں نا, یہ تو آپ کی سوچ ہے. اچھا نہیں, یہ میری سوچ ہرگز نہیں ہے, یہ آپ کی مرضی ہے, آپ جس مرضی کو آپ سمجھ رہے ہیں ایسا کہ ایسا ہونے جا رہا ہے, ایکسٹینشن ہونے جا رہی ہے, نہیں ہونے جا رہی ہے. لالچند صاحب سوال تو میں نے نہیں کیا تھا, سوال تو ایک اور رپورٹر نے کیا تھا. مگر سینیٹر مقبول صاحب, کیا وجہ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک ہی پیج کے اوپر سب ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں بار بار, تو پھر کیا ان کو واضح طور پہ بتا دینا چاہیے تھا کہ جی ایکسٹینشن ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ مجھے اب اجازت دیں, تھوڑی سی بات میں پہلے اور کرنا چاہتا ہوں. آپ جانتی ہیں حبیب اکرم کو, میں فیلنگ کی بات کر رہا ہوں. حبیب اکرم کا بچہ بیمار ہو گیا نتھیا گلی میں, میں گیا کنڈولنس کے لیے. انہوں نے مجھے بتایا کہ میں اور میری بیوی اور بھائی اس کا, ہم بچے کو ہاسپٹل لے کے گئے نتھیا گلی میں. جب ہم نتھیا گلی کے ہاسپٹل میں انٹر ہونا چاہتے تھے تو اتنی وہاں برف تھی کہ ہم انٹر نہیں ہو سکتے تھے. ہم نے دوسری طرف سے بیمار بچے کو گھسیٹا اور اس کے اوپر پھسلتے ہم ہاسپٹل میں پہنچے اور بچے کا انتقال ہو گیا. اب آپ اندازہ کریں کہ ہاسپٹل جو ہے اس کا دروازہ بھی ہے, اس کے اوپر بھی کوئی سنو ریموور نہیں لگایا گیا. یہ جو ساری ہوئی ہے نا یہ معاملہ,
2014 में इसका मुकम्मल SOP, मैं उस मीटिंग में मौजूद था, शहबाज साहब ने बनाया, उसमें उन्होंने कहा इस जगह फोर्स खड़ी होगी, इस जगह नाकाबंदी होगी, इस तरह अपॉइंटमेंट होंगे, इतने ट्रैफिक वाले, आगे इतनी कटर मशीनें होगी। ये तो बात हो गई, अब एक पेज पे है कि नहीं है ये मैं वो बात कर, इतनी कटर मशीनें हम लगाएंगे, और वो मशीनें अब ना इन्होंने मशीनों की मॉनिटरिंग की है, ना उनकी रेनोवेशन की है, ना उनकी रिपेयर की है, ना वो इस्तेमाल हुई है। मतलब टोटल नेग्लिजेंस है, जिस वजह से सारा ये इतनी बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी हो गई, जिसके लिए उन्होंने एक कमेटी बिठाई। कमेटी तो आपको कुछ भी नहीं कर सकेगी, जो नुकसान होना तो हो गया ना। वो आपको काबिले कबूल नहीं, बिल्कुल नहीं है वो तो। आप अपोजिशन ने फैसला करके, लीडर ऑफ अपोजिशन ने जो है वो अनाउंस कर दिया कि हमें तो जुडिशियल इंक्वायरी चाहिए, क्योंकि ये ऑफिसर बेचारे इनके मतहत हैं, वो पहले ही बड़े मजबूर हैं। जो एक पेज वाली बात है उस पर कोई एक पेज जो है, ये तो मैं नहीं समझता ये कोई कानूनी या कोई सियासी या कोई दानिश की बात है। ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट तो है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है, 1 पेज 2 पेज, वो क्या है, दैट इज द डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। बात तो ये है गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है ना जी। बात ये है कि उनको चूंकि उनसे ये मदद लेते हैं तरह तरह की, जो कि नहीं लेनी चाहिए, इसलिए 1 पेज वाली बात अब होनी भी नहीं चाहिए, ना है। अच्छा, कानून और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम करना चाहिए, अच्छा, तभी जाके मुल्क का सर्वाइवल। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अगर काम करना है तो आप बता दीजिए कि उसके अंदर गुंजाइश है एक्सटेंशन की। मैं नहीं समझता, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं समझता। ठीक है, मुस्तफा नवाज साहब से पूछ लेते हैं, जो कि वो एक वकील हैं। मुस्तफा नवाज साहब, जो अभी हाल ही में वजीर आजम ने इंटरव्यू दिया, जिसके पर वजीर आजम के ऊपर तनकीद भी बहुत हो रही है, आप उस हवाले से क्या कहेंगे कि क्या वजीर आजम को वाज़ेह जवाब देना चाहिए था, या कि उनकी स्वाबदीद है, वो अब दें कल दें? देखिए, पहली चीज तो ये है कि ये गुफ्तगू, ये मुबाहिसा, ये बहस शुरू प्राइम मिनिस्टर के बयान से हुई, उस इंटरव्यू से हुई जो उन्होंने दिया, और मुख्तलिफ अखबारात की वो शहसुर्खी बना। उसमें उनके जो अल्फाज थे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वो इस तरह के थे कि आई हैवंट गिवन अ थॉट टू द मैटर ऑफ एक्सटेंशन इन टेन्योर ऑफ द आर्मी चीफ। अब फिर साथ ही उन्होंने खुद ही ऐड कर दिया कि मैं अभी नवंबर में वक्त काफी है। तो ये बहस उनकी तरफ से उसका आगाज करना, उसको छेड़ना एक गैर जरूरी था। हमने इस ज़िमन में पाकिस्तान के, अगर हम कल्चर को, अगर पॉलिटिक्स को सामने रखें, तारीख को भी थोड़ा सा अगर हम सामने रखें, तो मैं ये जाती तौर पे समझता हूं कि जनरल कियानी के जो टेन्योर था, उसमें हमें दहशतगर्दी रूज पे थी इस मुल्क में, और उनके दौर के अंदर बहुत से ऑपरेशंस हुए, हर ट्राइबल एजेंसी के अंदर ऑपरेशन का आगाज हुआ और बड़े सक्सेसफुल ऑपरेशंस हुए। लेकिन उन्होंने जब एक्सटेंशन ली तो जितना उनका एक अच्छी चीजें थी उनके मिलिट्री करियर की, वो सारी ओवरशैडो हो गई। और अब अगर जनरल कियानी को याद रखा जाता है तो वो एक्सटेंशन के हवाले से याद रखा जाता है। उनकी जो मिलिट्री अचीवमेंट्स थी एज मिलिट्री कमांडर, उनका जिक्र बहुत कम होता है। तो हम, मेरे ख्याल में, मेरे जाती ख्याल में, कि ये इसके ऊपर क्लैरिटी आनी चाहिए। ये बहस वजीर आजम ने गैर जरूरी तौर पर छेड़ी है, और इसमें क्लैरिटी अब आर्मी चीफ ही लेकर आ सकते हैं। वो बता सकते हैं कि आया वजीर आजम ने जो बहस छेड़ी है उसमें उनका अपना मौकफ क्या है। तो मैं ये समझता हूं कि गैर जरूरी बहस छेड़ दी गई है, और एक्सटेंशन अगर लेट्स सपोज हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगर वो लेते हैं तो वो अच्छा तासुर नहीं जाएगा। जनरल कियानी की एग्जाम्पल एक हमारे सामने मौजूद है। और जो कमेटी इस वक्त मरी सानिया के ऊपर हुकूमत ने बिठाई है, क्या वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को काबिले कबूल होगी, या आप इसको रिजेक्ट करेंगे? उसमें तो आय वॉश है। कमेटीज आपको पता है बनती है, कुछ जूनियर लेवल ऑफिसर्स ट्रांसफर हो जाएंगे, किसी के ऊपर मलबा डाल दिया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर जो मरी है वो डिप्टी कमिश्नर कहेंगे कि उन्होंने ऑन ग्राउंड सूरत हाल से आगाह नहीं किया, मिसकॉन्डक्ट हुआ, थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हुई, उनको किसी और जगह ट्रांसफर कर दिया जाएगा और फिर वो वहां पे अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते रहेंगे। जो लोगों की जानें जाया हुई है ये अवॉइडेबल थी। ये अगर हुकूमत अपनी गवर्नेंस अगर इस सूबे में होती, पंजाब मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है और बतौर सियासतदान एहतराम है मेरा बुज़दार साहब के लिए, लेकिन माजरत के साथ वो वसीम अकरम प्लस नहीं है, उनके अंदर वो कॉम्पिटेंस नहीं है
کہ جس کی بنیاد پہ اتنا بڑا صوبہ چلایا جائے. میں تکلیف کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں, بزدار صاحب سے کوئی وہ نہیں ہے, لیکن ایک سرٹن لیول آف کمپٹنس آپ کو چاہیے اتنا بڑا صوبہ چلانے کے لیے جو کئی ملکوں سے بڑا ہے. پھر اسی طرح آپ خیبر پختونخوا میں دیکھ لیں, وہاں پر جو صاحب وزیر اعلیٰ ہیں ان کے بارے میں بھی یہی کچھ کہا جاتا ہے. تو کمپٹنٹ لوگ, رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. عمران خان صاحب بہت پہلے الیکشن سے پہلے یہ کہا کرتے تھے, لیکن جب وہ حکومت میں آئے تو پھر اس کے بعد جیسے لوگ انہوں نے چوز کیے وہ آپ کے سامنے. لال چند ملی صاحب, بالکل کنکلوڈنگ ریمارکس آپ سے. ان سے بھی میں نے پوچھا, انہوں نے بھی صاف جواب دے دیا, انہوں نے بھی صاف جواب دیا. اصولی طور کے اوپر کیا ایکسٹینشن ہونی چاہیے آرمی چیف صاحب کی؟ دیکھیں, میں نے وہی کہا نا, جب میرے پرائم منسٹر ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ اٹس ٹو ارلی ٹو میک اے ڈیسیژن, جب وقت آئے گا تو اس پہ انشاءاللہ فیصلہ ہوگا, اور انشاءاللہ میرٹ پہ ہوگا اور آئین اور قانون کے مطابق ہوگا. بہت بہت شکریہ لال چند ملی صاحب. سینیٹر صاحب جی بات کروں, بزدار صاحب کے ہوا میں آنے سے ایک دوست نے مجھے پنڈی سے شعر بھجوایا, وہ تشریف لائے نا, ہوا سے نیچے اترے جب, کہ سیکھ لی آپ نے مسیحائی, سیکھ لی آپ نے مسیحائی, مرنے والوں کو مرحبا کہیے. بہت بہت شکریہ سینیٹر صاحب, بہت بہت شکریہ سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب. اسامہ قادری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا تھا. ناظرین, آج کے لیے اتنا ہی. منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.